कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। डॉक्टर के कमरे से बाहर निकलते ही प्रिया और काव्या दोनों के चेहरे पर जो राहत थी उसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। डॉक्टर के अब खतरे से बाहर कहते ही जैसे दोनों के कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। काव्या ने बिना कुछ बोले प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें नम थी, लेकिन इस बार आंसू डर के नहीं शुक्राने के थे। प्रिया एक पल भी रुकी नहीं, वो सीधे कमरे की तरफ बढ़ी। आर्यन बेड पर लेटा हुआ था, आंखें खुली थी, चेहरा थका हुआ लेकिन होश में। जैसे ही उसने प्रिया को देखा उसकी नज़रें उसी पर टिक गई। बोलना चाहता था लेकिन डॉक्टर की बात उसे याद थी। प्रिया धीरे से उसके पास पहुंची। उसने मंदिर से लाई हुई माता रानी का फूल अपने हाथ में लिया और बहुत सावधानी से उसे आर्यन के बेड के पास रख दिया। उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी लेकिन उसमें पूरा विश्वास था। ये माता रानी का आशीर्वाद है, आपके सारे कष्ट दूर कर देगा। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, आंखों में सवाल भी था, चिंता भी। उसकी नज़रें अपने आप नीचे प्रिया के पैरों की तरफ चली गई। खून सूख चुका था लेकिन निशान साफ दिख रहे थे। काव्या ने ये सब देखा। वो आगे आई और बोली, भाभी अब आप भैया के पास बैठिए, मैं घर जा रही हूँ। आप दोनों के लिए कुछ खाने को लेकर आऊँगी। पूरा दिन हो गया है, आपने भी कुछ नहीं खाया। प्रिया कुछ कहने ही वाली थी कि काव्या ने खुद ही बात काट दी। आप मना मत कीजिए, भैया को आपकी ज़रूरत है और आपको मेरी। इतना कहकर काव्या बाहर निकल गई। कमरे में अब सिर्फ प्रिया और आर्यन रह गए। आर्यन ने होठ हिलाए, कुछ कहना चाहा। प्रिया तुरंत झुकी और अपनी उंगली हल्के से उसके होठों पर रख दी। नहीं, उसने धीमे से कहा, डॉक्टर ने मना किया है। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा, वहाँ चिंता थी, थकान थी और एक ऐसा अपनापन था जो उसने शायद पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने फिर से नज़र उसके पैरों की तरफ डाली। उसी वक्त नर्स कमरे में अंदर आई। आर्यन ने बिना बोले उसे इशारे से अपने पास बुलाया, फिर बहुत हल्के से हाथ उठाकर प्रिया के पैरों की तरफ इशारा किया। नर्स ने नीचे देखा और तुरंत गंभीर हो गई। मैडम की क्या हाल है? उसने कहा। आप बैठिए, मैं अभी ड्रेसिंग करती हूँ। प्रिया ने हल्का सा सिर हिलाया। नहीं, अभी रहने दीजिए। लेकिन आर्यन ने उसकी तरफ देखा। उस नज़र में कोई शक्ति नहीं थी, बस एक साफ सा आदेश था। अब बहस नहीं। प्रिया उसे देखती रह गई, फिर बिना कुछ कहे उठी और नर्स के साथ बाहर चली गई। ड्रेसिंग के दौरान प्रिया की आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी, जैसे अंदर पड़ा आदमी उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। नर्स ने पैरों पर मरहम लगाते हुए कहा, आप बहुत लकी हैं, ऐसे लोग कम होते हैं जो दर्द में भी दूसरों का इतना ख्याल रखते हैं। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी सांस ली। कुछ देर बाद वो वापस कमरे में आई। आर्यन की नज़र तुरंत उस पर गई। उसने देखा कि अब पैरों पर पट्टी बंधी हुई है। उसकी आंखों में जो सुकून आया वो छुप नहीं पाया। प्रिया वापस कुर्सी पर बैठ गई। उसने कुछ नहीं कहा और आर्यन ने भी नहीं, लेकिन उस खामोशी में बहुत कुछ था। डर के बाद आई राहत, मौत को छूकर लौट आने की थकान और एक दूसरे के होने का एहसास। मशीन की धीमी बीप के बीच प्रिया ने अपना हाथ धीरे से आर्यन के हाथ पर रखा। आर्यन ने उंगलियां हल्की सी हिलाई, जैसे कहना चाहता हूँ मैं यही हूँ। कोई संवाद नहीं था, कोई ड्रामा नहीं, बस दो लोग थे जो बहुत करीब से मौत को देखकर लौटे थे और अब एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। अस्पताल का कमरा धीरे धीरे और शांत होता जा रहा था। रात गहराने लगी थी। बाहर गलियारे की लाइटें मंद थी। कहीं दूर से स्ट्रेचर के पहियों की हल्की आवाज़ आती और फिर सब शांत हो जाता। मशीनों की बीप अब भी चल रही थी, लेकिन उस आवाज़ में भी एक लय थी, जैसे ये भरोसा दिला रही हो कि अभी सब ठीक है। आर्यन की नस में लगी ड्रिप से दवा धीरे धीरे उसके शरीर में उतर रही थी। पलकों का बोझ बढ़ गया था। उसकी सांसें पहले से ज़्यादा गहरी और नियमित हो गई थी। दर्द की सिकन जो कुछ देर पहले तक उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, अब हल्की पड़ने लगी थी। दवाइयों का असर अपना काम कर रहा था। प्रिया पास की कुर्सी पर बैठी उसे देख रही थी, बिना कुछ बोले, बिना किसी जल्दबाजी के। बस देख रही थी कि उसकी सांसें चल रही हैं, सीना ऊपर नीचे हो रहा था। कब उसकी उंगलियां आगे बढ़ी उसे खुद भी याद नहीं रहा।
बहुत धीरे से उसने आर्यन की उंगलियों को छुआ, जैसे डर हो कि कहीं नींव टूट न जाए। फिर उसकी उंगलियां अपने आप उसकी उंगलियों में उलझ गई। इस बार आर्यन के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, नींद में भी उसके चेहरे पर सुकून था। वही सुकून जिसे देखने के लिए उसका दिल कब से तरस रहा था, लेकिन प्रिया का शरीर जवाब देने लगा था। मंदिर की सीढ़ियां, घंटों का डर, लगातार खड़े रहना, सब अब एक साथ असर दिखा रहे थे। उसके पैरों में दर्द की लहर उठती, फिर कमर में, एड़ियों में जलन थी, जैसे हर नस थक चुकी हो। उसने थोड़ा सा हिलने की कोशिश की, लेकिन आर्यन का हाथ छूट जाए इस डर से फिर वहीं रुक गई। उसी समय दरवाज़ा हल्के से खुला। बाहर खड़ा बॉडीगार्ड धीरे से अंदर आया। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। मैम, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं, मैं आपके लिए चाय ले आऊं? प्रिया ने बिना पीछे देखे ही सिर हल्का सा हिला दिया। नहीं, अभी नहीं। बॉडीगार्ड कुछ कहना चाहता था, फिर चुपचाप बाहर चला गया। प्रिया की पूरी दुनिया इस समय सिर्फ उसी बेड तक सीमित थी। उसने खाली हाथ से आर्यन के माथे को छुआ। गर्माहट थी सामान्य, राहत। वो थोड़ा झुकी और उसके हल्के से उसके माथे को चूम लिया। कोई दिखावा नहीं, कोई फिल्मी एहसास नहीं, बस एक सहज सी हरकत, जैसे अनायास निकल आई हो। फिर उसकी उंगलियां उसके बालों में फिसल गई। वही बाल जो कभी उसे इतने सख्त और अनुशासित दिखते थे, आज इतने नर्म लग रहे थे। प्रिया बहुत धीमे बोलने लगी, इतना धीमे कि शायद शब्द खुद भी हवा में घुल जाएं। आप जानते हैं हमारा रिश्ता हमेशा कितना अजीब रहा है, कभी पास, कभी बहुत दूर, कभी आपको समझ नहीं पाई, कभी खुद को। आज आपको इस हालत में देखकर मुझे पहली बार समझ आया कि डर क्या होता है। ये डर कि अगर आप कुछ बोल ना पाते, अगर आंखें ना खोलते, तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। उसने आर्यन की उंगलियों को थोड़ा और कसकर थाम लिया। आपको पता नहीं है, लेकिन आप कितने ज़रूरी हो गए हैं मेरी ज़िंदगी में, इतनी खामोशी से कि मुझे खुद पता नहीं चला। आर्यन गहरी नींद में था। दवाइयों का असर उसे अपने भीतर समेट चुका था। उसकी सांसें स्थिर थी। प्रिया जानती थी कि वो सुन नहीं रहा, लेकिन फिर भी बोलना ज़रूरी लग रहा था, शायद खुद को संभालने के लिए। कुछ देर बाद उसने अपनी कुर्सी थोड़ी पीछे की, ताकि उसके पैरों को थोड़ा आराम मिल सके, लेकिन हाथ नहीं छोड़ा, जैसे ही वहीं पकड़े उसे थामे हुए थी। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और काव्या घर से खाना लेकर लौट आई। उसके हाथ में थर्मस, छोटे डिब्बे और एक हल्की सी मुस्कान थी, जिसमें थकान के बावजूद तसल्ली थी। उसने बिना शोर किए सामान टेबल पर रखा और प्रिया की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, अब बहाने नहीं चलेंगे। उसने पहले थोड़ा सा सूप निकाला, चम्मच से हल्का फूंक मारकर आर्यन के पास आई और चम्मच उसके होठों के पास किया, और आर्यन ने बहुत धीरे से सूप पी लिया। हर कौर के साथ उसकी नज़र कभी प्रिया पर टिकती, कभी काव्या पर, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि ये दोनों सच में उसके पास हैं। फिर दलिया आया, हल्का सादा, लेकिन उसमें अपनापन मिला हुआ था। जब आर्यन ने थोड़ा सा खा लिया, तो काव्या ने बिना रुके प्रिया की तरफ चम्मच बढ़ा दिया। प्रिया ने मना किया तो काव्या ने वही सख्त सी नरमी दिखाई। भाभी, अब आपकी बारी है, आप खाएंगी नहीं तो भैया को कैसे संभालेंगे? प्रिया मजबूरन मुस्कुराई और 2-3 कौर खा लिया। उस छोटे से पल में जैसे तीनों ने एक दूसरे का बोझ थोड़ा सा हल्का कर लिया। उसके बाद काव्या डॉक्टर के पास गई। आर्यन के डिस्चार्ज की बात की तो डॉक्टर ने फाइल देखते हुए शांत आवाज में कहा, अभी नहीं, सुबह तक कुछ चेकअप और ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर बताएंगे। शाम हुई, रात यूं ही बीत गई। सुबह डॉक्टर आए, जांच हुई, दवाइयों का चार्ट देखा गया। सब कुछ सामान्य था। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन की निगरानी और सावधानी ज़रूरी है, लेकिन हालात नियंत्रण में हैं। प्रिया ने बस सिर हिलाया, ज़्यादा सवाल नहीं किए। उसे भरोसा था कि अब वो हर छोटी चीज़ खुद देखेगी। जब डॉक्टर चले गए, प्रिया फिर से आर्यन के पास आकर बैठ गई। बाहर से आती हल्की धूप उसकी पलकों पर पड़ी। वो हिला पर जागा नहीं। प्रिया ने उसी तरह उसका हाथ थामे रखा। अब डर थोड़ा कम था, लेकिन जिम्मेदारी और गहरी हो चुकी थी। अगले 2 दिन अस्पताल में ऐसे ही बीते। कोई बड़ा दृश्य नहीं था, कोई भारी संवाद नहीं, बस लगातार साथ रहना था। कभी प्रिया घड़ी देखकर दवाइयों का समय नोट करती, कभी पानी का गिलास उठाकर धीरे धीरे उसे पिलाती, कभी बस चुपचाप बैठी रहती, ताकि आर्यन को एहसास रहे कि वो अकेला नहीं है।
हर बार नर्स या डॉक्टर आते, प्रिया वही सवाल पूछती, दर्द ठीक है या नहीं, करवट कैसे बदलनी है, क्या खाना मना है। डॉक्टर मुस्कुराकर कहते, आप बहुत ख्याल रख रही है। उनकी बात पर प्रिया भी मुस्कुरा देती। काव्या दिन में कई बार आती, लेकिन इस बात का ध्यान रखती कि वो ना ही कहीं अकेले आए और ना ही अकेले जाए। साथ में बॉडीगार्ड भी होते थे। कभी भैया का हाल पूछती, कभी प्रिया को जबरदस्ती कुर्सी पर बैठाकर चाय पिला देती, लेकिन उसका मन बार बार घर की तरफ भागता। उसने चुपचाप तय कर लिया था कि इस बार भैया जिस घर में लौटेंगे वो सिर्फ घर नहीं होगा, एक नई शुरुआत होगी। वो सफाई करवाती, पूजा की तैयारी करती, फूल मंगवाती। हर काम के साथ उसके मन में एक ही दुआ चलती रहती, अब बस सब ठीक रहे। तीसरे दिन डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, अब इन्हें घर ले जाया जा सकता है, लेकिन बहुत सावधानी चाहिए, कोई तनाव नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। प्रिया ने बिना एक पल गंवाए हुए कहा, डॉक्टर आप निश्चिंत रहिए, मैं हर पल इनका ध्यान रखूंगी। कुछ भी होगा तो तुरंत आपको फ़ोन करूंगी। डॉक्टर ने उसे देखते हुए सिर हिलाया। मुझे भरोसा है। जब आर्यन के लिए व्हीलचेयर लाया गया, आर्यन ने उस पर बैठने से इनकार कर दिया और बोला, इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि मुझे इस सहारे की ज़रूरत पड़े। प्रिया भी उसके पीछे खड़ी थी, उसने कंधे पर उसके हाथ रखे हुए थे। उसे भी नहीं मंजूर था उसका पति व्हीलचेयर पर चले, वो खुद उसका सहारा बनेगी। ये सोचकर उसने आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, और इस बार आप अकेले नहीं हैं। घर पहुंचते ही माहौल बदल गया। दरवाजे पर दिए जल रहे थे, फूल सजे थे। काव्या वहीं खड़ी थी, आंखों में नमी, चेहरे पर राहत। उसने आर्यन को देखते ही आरती की थाली उठाई। भैया, भगवान ने आपको दूसरी जिंदगी दी है। आर्यन की आंखें भर आई। उसने प्रिया और काव्या की तरफ देखा। अगर कुछ बचा है, उसने धीमे से कहा, तो तुम दोनों की वजह से। कमरे में जब उसे आराम से लिटाया गया, प्रिया पास बैठ गई, बाहर की हलचल से दूर। बस वही दो लोग थे। आर्यन ने उसका हाथ थामा। तुम थक गई होगी। प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। आप ठीक हैं, बस यही काफ़ी है। उनकी नज़रें मिली। इस बार उसमें डर नहीं था, कोई बड़ा वादा भी नहीं था, बस एक सादा सा यकीन था कि आगे जो भी होगा वो उसे अकेले नहीं झेलेंगे। आर्यन सोफे पर बैठा तो जैसे पूरे घर में जान लौट आई हो। प्रिया उसके आसपास ही घूमती रही, कभी पानी देती, कभी दवा, कभी बस उसकी तरफ देखकर पूछती, ठीक तो हो ना आप। और हर बार आर्यन सिर हिलाकर जवाब देता, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहती थी। रात को जब वो सोने गया तो प्रिया ने खुद उसके तकिए ठीक किए, कंबल ठीक से उठाया और पास ही कुर्सी खींचकर बैठ गई। आर्यन ने आंखें बंद करते हुए बस इतना सोचा, घर लौटना इतना सुकून देता है, ये उसने कभी नहीं जाना था। और उस सुकून की वजह सामने बैठी वो औरत थी, जो बिना शोर, बिना शिकायत, बस उसके होने से ही उसे ठीक कर रही थी। आर्यन ने करवट बदलने की हल्की सी कोशिश की तो दर्द ने जैसे याद दिलाया कि शरीर अभी पूरी तरह उसका सही नहीं हुआ है। उसने लंबी सांस ली और धीमी आवाज में बोला, मैं थोड़ी देर सो जाऊंगा, तुम भी आ जाओ प्रिया। बीच में तकिया लगा लेना और इस साइड लेट जाना। उसकी आवाज़ में थकान भी थी और एक झिझक भी, जैसे वो ये कहकर भी किसी हद को पार नहीं करना चाहता हो। प्रिया ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में वही चिंता, वही अपनापन था। उसने बिना कुछ कहे तकिए को साइड में रखा और बहुत स्वाभाविक सी सहजता के साथ आर्यन के बगल में आकर लेट गई, बिना किसी तकिए के, बस थोड़ी दूरी रखकर, जैसे उसका होना ही काफ़ी हो। आर्यन एक पल को चौंका, फिर उसकी सांसें और धीमी हो गई। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, बाहर कहीं दूर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और उस खामोशी के बीच आर्यन का दिल अचानक भारी होने लगा। वो कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आवाज़ टूटती हुई निकली, तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करने का वादा करके यहाँ लाया था प्रिया। कहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी आसान कर दूंगा, तुम्हें उड़ने का मौका दूंगा, और आज देखो खुद तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर पड़ा हूँ। उसने ये कहते हुए आंखें बंद कर ली, जैसे अगर देखेगा तो खुद को संभाल नहीं पाएगा। प्रिया तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी, वही पुराना सादा सा इशारा जो बहुत कुछ कह जाता है। चुप, उसने बेहद हल्की आवाज में कहा, ऐसा कुछ मत कहिए। आर्यन ने आंखें खोली, उसकी नज़र सीधे प्रिया की आंखों से टकराई। प्रिया ने गहरी सांस ली और बहुत सधे हुए शब्दों में बोली,
मेरा सपना अब कुछ और नहीं है। मेरा सपना सिर्फ यही है कि ये परिवार ठीक रहे, आप ठीक रहें, काव्या हंसती मुस्कुराती रहे, इस घर में सुकून रहे। अगर आपकी जिम्मेदारी निभाते निभाते मैं खुश हूँ तो यही मेरा सपना है। उसकी आवाज़ में कोई त्याग का दिखावा नहीं था, बस एक साफ सच्चाई थी। आर्यन की आंखों में नमी उतर आई। उसने तुरंत करवट बदलने का नाटक किया, जैसे नींद आ रही हो, और हल्की हंसी के साथ बोला, लेकिन मेरा सपना तो तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करते हुए देखना है। उसकी बात हल्की रखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज़ उसे धोखा दे गई। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और काव्या अंदर आई, हाथ में ट्रे थी। भैया, थोड़ा हल्का डिनर ले आई हूँ। उसने माहौल को बिना समझे लेकिन बहुत सही वक्त पर तोड़ दिया। उसने सूप और 2-3 नरम निवाले आर्यन को खिलाए, फिर दवाइयाँ दी, सब कुछ उसी अपनेपन के साथ जैसे वो बचपन से करती आई हो। अब आप दोनों आराम कीजिए, कहकर वो अपने कमरे में चली गई। कमरे में फिर से वही सुकून लौट आया। प्रिया ने पानी का गिलास साइड में रखा, दवाइयों की स्ट्रिप देखी और आर्यन की तरफ मुड़कर बहुत ध्यान से उसे आखिरी दवा खिलाई। आर्यन ने बिना किसी सवाल के दवा ली। उसकी उंगलियां हल्के से प्रिया की उंगलियों को छू गई। दोनों एक पल के लिए ठिठक गए, फिर जैसे कुछ भी ना हुआ हो दोनों लेट गए। बात करने की ज़रूरत नहीं थी और ना ही कोई बातें थी। दोनों अपने अपने ख्यालों में थे। बीते 2 दिनों का डर, अस्पताल की सफ़ेद चादरें, मशीनों की आवाज़ें और अब ये घर, ये सन्नाटा। सोचते सोचते कब नींद आ गई किसी को पता ही नहीं चला। रात के किसी पहर अनजाने में दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। प्रिया का सिर आर्यन के कंधे के पास था और आर्यन की बाँह बहुत हल्के से उसकी तरफ मुड़ी हुई थी, जैसे नींद में भी उसे संभालना चाहती हो। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आई तो प्रिया की आंख खुली। उसने जैसे ही हिलने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि हालात थोड़े अजीब हैं। उसने धीरे से आर्यन की तरफ देखा। आर्यन की भी आंख खुल चुकी थी। दोनों की नज़रें टकराई और अगले ही पल दोनों अलग अलग देखने लगे। कमरे में अचानक एक अजीब सी असहजता फैल गई। प्रिया उठने लगी तो आर्यन ने खांसकर माहौल सामान्य करने की कोशिश की। तुम ठीक से सो तो पाई ना? प्रिया ने सिर हिलाया। हाँ, उसकी आवाज़ में हल्की झिझक थी। दोनों कुछ ज़्यादा नहीं बोले, लेकिन उस असहजता में भी कोई अजनबियत नहीं थी, बस एक नया एहसास था जिसे समझने के लिए दोनों को थोड़ा वक्त चाहिए था। सुबह की हल्की सी धूप जब पर्दों से छनकर कमरे में आई तो रात की असहजता जैसे अपने आप पीछे छूटने लगी। हवा में घर की परिचित सी खुशबू थी, दवाइयों की तीखी गंध नहीं, अस्पताल की ठंडक नहीं, बस अपना घर। आर्यन आधी नींद में था, सांसें अब पहले से कहीं ज़्यादा सधी हुई थी। प्रिया ने करवट बदली तो पैरों में हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ, लेकिन दर्द अब डराने वाला नहीं था। वो उठकर बैठने ही वाली थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग भाभी। काव्या की चहकती आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। उसके चेहरे पर वही ताजगी थी जो घर में लौट आने की खुशी के साथ आती है। दोनों एक पल के लिए चौंके, शायद रात की याद अभी पूरी तरह गई नहीं थी। फिर आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग गुड़िया। काव्या कमरे के अंदर आई और बहुत अपनेपन से बोली, आप लोग जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैंने नाश्ता बनवा दिया है। प्रिया ने तुरंत कहा, काव्या तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी बच्चा, मैं देख लेती ना। काव्या ने जैसे पहले से ही ये जवाब तैयार रखा हो, तुरंत बोल पड़ी, नहीं नहीं भाभी, आप तो बात ही मत करो। अपने पैर की हालत देख रही हो, आज थोड़ा ठीक है, आराम करोगी तो और बेहतर हो जाएगा। आप बस भैया की चिंता करो, किचन में जो भी बनवाना होगा मैं नौकरों की हेल्प से खुद देख लूँगी। आर्यन ये सब सुन रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने हंसते हुए कहा, मेरी जान इतनी बड़ी कब हो गई हो और मुझे पता ही नहीं चला। प्रिया नाश्ते के बाद चुपचाप उठी और बोली, मैं ज़रा फ्रेश होकर आती हूँ। उसकी आवाज़ सामान्य थी, लेकिन आर्यन ने महसूस किया उसकी आंखों में अभी भी हल्की सी थकान थी। वो बाथरूम की तरफ चली गई और दरवाज़ा बंद होते ही जैसे बाहर की दुनिया से थोड़ी देर के लिए कट गई। पीछे कमरे में आर्यन आराम से बैठा था, तभी काव्या धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गई। अब उसकी आवाज़ में वो चंचलता नहीं थी, बल्कि एक छोटी बहन की चिंता थी जो बहुत कुछ छुपाए हुए थी। भैया, उसने धीरे से कहा,
आप सच में ठीक तो हो ना? कोई दिक्कत, कोई दर्द, कुछ भी हो तो मुझसे मत छुपाना भैया। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। वही बच्ची जो कभी उसके पीछे पीछे स्कूल जाती थी, आज उसके सामने समझदार बनकर बैठी थी। उसने बहुत प्यार से काव्या के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जान। जब तुम लोग ठीक हो, खुश हो तो मैं अपने आप ठीक हो जाता हूँ। काव्या की आंखें भर आई, लेकिन उसने जल्दी से उन्हें पोंछ लिया। आप हमेशा ऐसा ही बोलते हो भैया, वो हल्की शिकायत के साथ बोली। खुद की तबीयत से ज़्यादा हमारी फिक्र। आर्यन ने हल्की हंसी के साथ कहा, भाई होने का यही तो फर्ज है। काव्या कुछ पल चुप रही, फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, वो थोड़ा पास सरक आई और धीमी आवाज में बोली, भैया कल करवा चौथ है। आर्यन एक पल के लिए ठिठक गया, उसकी आंखों में हैरानी साफ थी। करवा चौथ? उसके जहन में एक साथ कई तस्वीरें घूम गई, जब उसकी माँ उसके पापा के लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी, और आज हाल ये है कि वो खुद बिस्तर से उठकर ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। काव्या ने उसकी चुप्पी महसूस की और बोली, मुझे पता है भैया, सब कुछ अचानक बदल गया है, लेकिन भाभी के लिए हम कुछ तो कर सकते हैं ना? आर्यन ने गहरी सांस ली, फिर जैसे खुद को समेटते हुए बोला, ठीक है, तुम जो चाहती हो वही करो। प्रिया के लिए शॉपिंग कर लो, मैं राखी को तुम्हारे साथ भेज दूंगा, और अपने लिए भी जो अच्छा लगे ले लेना। काव्या की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने तुरंत सिर हिलाया। भैया, भाभी ऐसी लेडी नहीं है जो गहनों या कपड़ों से खुश हो जाए। उसने बहुत सधे हुए शब्दों में कहा, उन्हें आपका प्यार और सम्मान चाहिए। गिफ्ट क्या देना है ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। आर्यन ने हल्के से उसके माथे पर टफली मार दी। मेरी छोटी सी बहन बहुत समझदार हो गई है, मुझे पता ही नहीं चला। काव्या मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक हल्की सी उदासी भी थी। अब माँ पापा नहीं है ना भैया, उनकी कमी भी तो मुझे ही पूरी करनी पड़ेगी। आर्यन ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। तू है, यही बहुत है, उसने कहा। दोनों हल्के से हंस पड़े, हंसी जिसमें यादें भी थी और अपनापन भी। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला, प्रिया बाहर आई। क्या बात है? उसने हैरानी से पूछा। इतनी हंसी किस बात पर? आर्यन और काव्या एक साथ चुप हो गए। एक पल के लिए कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई। काव्या ने बात संभालते हुए कहा, कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। उसका लहजा हल्का था, लेकिन प्रिया के दिल को जैसे कहीं चुभ गया। उसे अचानक लगा शायद ये दोनों अभी भी उसे पूरी तरह अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते। वो बिना कुछ कहे मुस्कुराई और बोली, मैं ज़रा किचन देख आती हूँ, और वो वहाँ से चली गई। आर्यन ने उसकी पीठ को जाते हुए देखा, वो उसकी चुप्पी को पहचानता था। तुम्हारी भाभी उदास हो गई हैं, उसने धीमे से कहा। काव्या ने भी किचन की तरफ देखा और बोली, थोड़ी देर के लिए भैया, लेकिन कल जब उन्हें सरप्राइज मिलेगा ना, तो सारी उदासी खुशी में बदल जाएगी। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन तय कर लिया, इस करवा चौथ को वो किसी भी हाल में प्रिया के लिए खास बनाएगा। उसी दिन दोपहर बाद काव्या शॉपिंग के लिए निकल गई। करवा चौथ की सारी ज़रूरी चीज़ें, सरगी, छलनी, दीपक, लहंगा, सब कुछ उसने बहुत ही ध्यान से चुना। बीच बीच में वो प्रिया की पसंद सोचती जाती और मुस्कुराती जाती। शाम ढलते ढलते काव्या शॉपिंग करके घर लौटी। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक, जैसे किसी बहुत अपने के लिए कुछ खास चुन कर लाई हो। उसने किसी को कुछ बताए बिना सीधे अपने कमरे का रुख किया। दरवाज़ा बंद करते ही उसने थैले खोले। एक एक करके उसने सारा सामान बाहर निकाला। करवा चौथ की सरगी के लिए ज़रूरी चीज़ें, साड़ी, चूड़ियाँ, छलनी, दिया, बिंदी, मिठाई, सब कुछ बहुत सलीके से। हर चीज़ को उसने कपड़े पर सजा कर रखा, जैसे कोई छोटी सी पूजा कर रही हो। फिर अलमारी खोली, सामान अंदर रखा और एक पल के लिए वहीं खड़ी रह गई। उसके चेहरे पर संतोष था। आज उसने बहन होने की अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा दी थी। उसी समय बाहर डाइनिंग रूम में कार के उसी समय बाहर पार्किंग एरिया में एक कार के रुकने की आवाज़ आई। प्रिया चौंकी। दरवाज़ा खुला तो सामने उसका भाई आशीष खड़ा था, हाथ में सरगी का थाल, आंखों में चिंता और चेहरे पर वही अपनापन जो बचपन से उसके साथ रहा था। प्रिया, उसने धीरे से कहा। प्रिया की आंखें भर आई। भैया, कल करवा चौथ है। आशीष ने बात पूरी की। सोचा खुद आकर दे जाऊं और आर्यन से मिल लूंगा। वो सीधे आर्यन के कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर रुककर उसने एक पल भीतर झांका। आर्यन बिस्तर पर बैठा था, चेहरा पहले से बेहतर, लेकिन कमजोरी अब भी झलक रही थी।
कैसे हो तुम? आशीष ने पास आकर पूछा। आर्यन ने मुस्कुराने की कोशिश की। अब ठीक हूँ, उसने कहा, लेकिन आवाज़ में सच्चाई से ज़्यादा हिम्मत थी। आशीष ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, आपने तो सबको बहुत डरा दिया था। प्रिया बहुत परेशान थी। आर्यन ने नज़रें झुका ली। मुझे पता है, वो बस इतना ही बोल पाया। आशीष ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। अब जल्दी से ठीक हो जाइए, प्रिया को आपकी ज़रूरत है। उस एक वाक्य में शिकायत नहीं थी, बस भाई का हक था। फिर वो उठा और सरगी का थाल लेकर प्रिया के पास आया। बहुत आदर से उसने थाल उसकी तरफ बढ़ाया। माँ की तरफ से है, उसने कहा। प्रिया ने थाल लिया, जैसे उसमें सिर्फ सामान नहीं, पूरा मायका सिमटा हो। आशीष ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। खुद को भी संभालना प्रिया, उसने धीमे से कहा, और आर्यन को भी। तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। प्रिया की आंखों से आंसू चुपचाप लुढ़के। उसने सिर हिला दिया। अब चलता हूँ, आशीष बोला, कल सुबह बात करेंगे। वो मुड़ा, एक बार फिर आर्यन की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से निकल गया। कमरे में सन्नाटा लौट आया, लेकिन वो खाली नहीं था, उसमें रिश्तों की गर्माहट थी। भाई का फर्ज, बहन की ममता और उस घर की खामोश उम्मीदें जो आने वाले दिन को थोड़ा और उजला बनाने की तैयारी कर रही थी। सुबह के ठीक 3 बज रहे थे। बाहर अभी अंधेरा पूरी तरह छटा नहीं था। हवा में हल्की ठंडक थी और घर के भीतर एक अलग ही हलचल शुरू हो चुकी थी। काव्या की आंख अलार्म बजने से पहले ही खुल गई थी। वो चुपचाप बिस्तर से उतरी, जैसे पूरे घर को नींद में ही रहने देना चाहती हो। उसने सबसे पहले किचन की लाइट जलाई। रसोई में कदम रखते ही उसने एक पल को आंखें बंद की। मन ही मन कुछ बुदबुदाई और फिर पूरे मन से काम में लग गई। उसने नौकरानी को पहले ही बोल दिया था, लेकिन फिर भी हर चीज़ खुद देख रही थी। कहीं नमक ज़्यादा ना हो जाए, कहीं घी कम ना पड़ जाए। सरगी के लिए जो जो बनाना था वो सब एक एक करके तैयार करवाया, मीठा भी, नमकीन भी, फल भी, ड्राई फ्रूट भी। पूरे घर में धीरे धीरे घी और हलवे की खुशबू फैलने लगी, लेकिन इतनी हल्की कि किसी की नींद ना टूटे। काव्या बार बार घड़ी देखती, फिर थाल सजाने लगती, फिर वापस किचन में जाकर कुछ न कुछ ठीक करती। उसके चेहरे पर थकान नहीं थी, बस एक तसल्ली थी, आज की सुबह खास होनी चाहिए। उसी वक्त आर्यन के कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। प्रिया आधी नींद में चौंक गई। उसने बगल में लेटे आर्यन की तरफ देखा, जो अभी भी गहरी नींद में था। उसके मन में सवाल आया, इतनी सुबह कौन हो सकता है? वो चुपचाप उठी, दुपट्टा ठीक किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोला तो सामने काव्या खड़ी थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में वही चमक। प्रिया एक पल को ठिठक गई। काव्या, इतनी सुबह? काव्या ने बिना जवाब दिए मुस्कुराकर कहा, भाभी आप जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाइए और डाइनिंग रूम में आ जाइए। प्रिया और ज़्यादा हैरान हो गई, लेकिन क्यों? अभी तो 4 भी नहीं बजे। उसने वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि काव्या ने हंसते हुए हल्के से अधिकार के साथ कहा, भाभी आप सवाल बहुत ज़्यादा पूछती हो, बस नहा कर आओ ना। उसके लहजे में शरारत भी थी और अपनापन भी। प्रिया कुछ कह नहीं पाई, बस सिर हिलाकर बाथरूम की तरफ चली गई। नहाते हुए भी उसके मन में वही सवाल घूम रहा था, क्या हो रहा है? इतनी तैयारी किस लिए? जब वो तैयार होकर बाहर आई और ड्राइंग रूम से होते हुए डाइनिंग एरिया में पहुंची, तो उसके कदम अपने आप थम गए। डाइनिंग टेबल पर सजी सरगी, दिए की हल्की रोशनी, थाल में रखे व्यंजन, फल, मिठाई, सब कुछ इतना सलीके से, इतनी प्यार से रखा हुआ था कि उसकी आंखें भर आई। उसे लगा जैसे एक पल के लिए उसका मायका, माँ का आंगन, सब कुछ यहीं आ गया हो। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहने लगे। काव्या उसकी तरफ आई तो प्रिया ने बिना कुछ सोचे उसे कसकर गले लगा लिया। थैंक यू, उसकी आवाज़ कांप रही थी। तुम जितनी प्यारी हो उतनी ही समझदार भी हो। तुमने मेरे साथ हर रिश्ते की कमी पूरी कर दी। इतना कहकर उसने काव्या के माथे को चूम लिया। काव्या की आंखें भी नम हो गई, लेकिन उसने जल्दी से उन्हें पोंछ लिया। भाभी, उसने धीमे से कहा, अब आप रोगी तो सारा मेकअप खराब हो जाएगा। दोनों के बीच हल्की सी हंसी और बहुत सारा अपनापन तैर गया। उसी वक्त कमरे से आर्यन की आवाज़ आई। वो धीरे धीरे चलते हुए डाइनिंग एरिया में आया। उसने सामने का नज़ारा देखा, सजी हुई टेबल, दोनों औरतें एक दूसरे को थामे हुए। उसने नकली नाराज़गी के साथ कहा, मुझे तो लगता है मेरी बहन और मेरी बीबी को मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसकी आवाज़ में मजाक था, लेकिन आंखों में भाव। प्रिया और काव्या दोनों एक साथ उसकी तरफ मुड़े।
काव्या ने उसका हाथ पकड़ा। प्रिया दूसरी तरफ से पास आई और दोनों ने लगभग एक साथ कहा, आपके बिना तो हम दोनों ही अधूरे हैं। आर्यन कुछ नहीं बोला, बस एक पल के लिए आंखें बंद कर ली, जैसे उस पल को भीतर तक महसूस करना चाहता हो। फिर काव्या और आर्यन दोनों ने प्रिया को कुर्सी पर बैठाया। काव्या ने अपने हाथों से पहला निवाला उठाकर प्रिया को खिलाया। प्रिया ने जैसे ही खाया उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। आर्यन ने बहुत धीरे से उसके गाल पर हाथ रखा और अंगूठे से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, प्रिया, तुमने जितना हमारे लिए किया है हम उतना तो शायद कभी तुम्हारे लिए नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि तुम्हें हर दिन ये एहसास दिलाएं कि तुम इस घर की सदस्य हो और बहुत अहम सदस्य हो। प्रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही सच्चाई थी, वही अपनापन। उस पल सरगी सिर्फ एक रस्म नहीं थी, वो भरोसे की मुहर थी, उस रिश्ते की जो अब शब्दों से आगे निकल चुका था। घर के बाहर अंधेरा धीरे धीरे हल्का हो रहा था, लेकिन घर के अंदर एक ऐसी रोशनी फैल चुकी थी जो किसी दिए की मोहताज नहीं थी। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप लोग कमेंट देने में इतना कंजूसी करते हो कि डेली पार्ट डालने का हौसला भी नहीं हो पाता है। इतनी ठंड है, थोड़ा सा अपने कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट की एनर्जी तो दीजिए, तभी तो काम करने का हौसला बनेगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक के बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।